चलो बेटा आज स्टार्ट करते हैं हम MT17, ठीक है ना। अपना फुल सिलेबस चल रहा है और ये फुल सिलेबस का थर्ड टेस्ट हो गया। तो देखो बेटा, पहला है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स कपल। फोर्स कपल का मतलब होता है बेटा टॉर्क, और टॉर्क मुझे अच्छे से पता है या तुम्हें भी पता होगा बेटा ढंग से। टॉर्क की डायमेंशन वही होती है जो वर्क डन और एनर्जी की होती है, क्योंकि मेरा टॉर्क होता है RF, ठीक है ना। या मैं इसको लिखना चाहूं तो R क्रॉस F। तो देखो बेटा कितना आएगा इसकी ML2T-2। कौन सी डायमेंशन है तो ये ध्यान में रखना, टॉर्क, एनर्जी, हीट, वर्क डन सभी की डायमेंशन सेम होती है, ठीक है बेटा। तो ये आ गया ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles P and Q are revolving on the two concentric circle in XY plane with time period 2 second and 6 second respectively in same sense of rotation. टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल P विथ रेस्पेक्ट टू Q पूछा है बेटा। तो चलो एक बात देखो, P का मैं देखना चाहूं तो ओमेगा P क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी का मतलब 2 पाई बाई 2 पाई आ गया बेटा। ओमेगा Q क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई इसका टाइम पीरियड कितना है 6 है, तो ये 6 आ गया, और ये 6 आ गया तो कितना आ गया देखना पाई बाई 3 आ गया। मेरे से पूछा है टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल P विथ रेस्पेक्ट टू Q। तो मुझे पता है टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड P विथ रेस्पेक्ट टू Q हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा P माइनस ओमेगा Q, ठीक है बेटा। कितना आएगा ये 2 पाई बाई ओमेगा P कितना आ गया पाई आ गया बेटा। तो पाई माइनस पाई बाई 3 कितना आएगा देखो देखिए 2 पाई डिवाइड बाई पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 3 का मतलब इंटू 3, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो t कितना आ गया बेटा 3। लेकिन ये p क्यों है बेटा ध्यान से देखना। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है थर्ड ऑप्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two blocks of masses 1 kg and 2 kg are connected with an ideal spring of constant k Newton per meter and placed at a rest on a smooth horizontal surface. If they are given velocity v meter per second and 2 v meter per second as shown in the diagram, then the maximum compression, ध्यान रखना बेटा मैक्सिमम कंप्रेसर और मैक्सिमम एक्सपेंशन के केस में जो वेलोसिटी है वो क्या होगी दोनों ब्लॉक की सेम होगी, बस यही कहानी है। अब देखो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, और यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मैं मोमेंटम को कंजर्व कर सकता हूं। तो देखना बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आएगी मेरी मोमेंटम कंजर्वेशन से। मैं इस डायरेक्शन को यदि पॉजिटिव मान लेता हूं तो फिर ये वाले डायरेक्शन नेगेटिव आ गई बेटा। तो क्या लिखूंगा मैं देखना 1 इंटू वी प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 1 प्लस 2, दोनों की दोनों सेम वेलोसिटी चलेंगे, ये ध्यान से देखना वी डैश। तो वी डैश आ जाएगा बेटा -4 प्लस 1 वी, ये वी है बेटा, डिवाइड बाई 3। तो वी डैश आएगा वो आएगा माइनस का वी, कितना जाएगा माइनस का वी। माइनस का वी का मतलब दोनों के दोनों इस तरफ वी से चलेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये आ गई। दूसरी क्वेश्चन आ जाएगी बेटा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो देखना इनिशियल के लिए हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू बेटा ये प्लस आएगा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, इंटू 2 इंटू 2 वी का स्क्वायर। ये तो है पहले की काइनेटिक एनर्जी, बाद की कितनी होगी हाफ इंटू, दोनों सेम वेलोसिटी चलेंगे तो एक सिस्टम बन जाएगा 1 प्लस 2 इंटू वी का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर बेटा, ठीक है ना। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी v अंडर रूट 6 बाई के, ठीक है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा डी आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass 1 kg is projected with a speed of 2 meter per second at an angle of 37 with the ground at t equal to 0. The angular momentum of the particle about the point of projection at t equal to 0.15 second. देखना बेटा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो dl पूछा है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा देखना बेटा, जो टॉर्क होता है ना वो होता है dl बाई dt। तो यहां से dl कितना आ जाएगा ताऊ इंटू डी टी, इंटीग्रेशन कर दो। तो एक काम करते हैं हम इस बॉल को फेंक के देख लेते हैं। बॉल को फेंकोगे तो ये बॉल ऐसे आएगी बेटा,
मान लो कि मैं कह दूं कि 37 से तो फेंका था, 2 मीटर पर सेकंड से फेंका था, t इक्वल टू 0.15 सेकंड पे तुम्हारा यहाँ पे पार्टिकल है। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क जानते हो ना, r परपेंडिकुलर f या आर एफ परपेंडिकुलर या फिर आर एफ साइन थीटा। तो मैं कहूं तो mg, देखना बेटा इधर आएगा, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है। तो यहां से टॉर्क ये डिस्टेंस हो जाएगी बेटा x। तो जो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम आएगा L, वो देखना टॉर्क को क्या लिखोगे, mg नीचे की तरफ है, x इधर है, तो तुम्हारा टॉर्क आ जाएगा mg इंटू x इंटू टाइम, टाइम के लिए dt बेटा। अब यहां से देखो mg, x कितना आएगा, तो x की मैं बात करूं बेटा, तो इस तरफ की वेलोसिटी जो तुम्हारी होगी वो कितनी होगी, u cos थीटा, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखता हूं x इज गए u cos थीटा और टाइम लगा t, तो t इंटू dt, ठीक है। इसको इंटीग्रेट यहीं से कर दो, 0 से लेके कोई टाइम t पर, तो ये कितना आएगा देखो, ये आ गया बेटा mg cos थीटा इंटू t स्क्वायर बाई 2। चलो सारा डाटा रख दे, तो डाटा रखोगे तो देखना mg की जगह 2 कितना है m, 1 इंटू 10 इंटू cos 37, cos 37 होता है बेटा 4/5 इंटू टी स्क्वायर 0.15 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। काटापीटी करो इसको, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा और ये जो आंसर आएगा वो तुम्हारा 0.18 आ जाएगा। कितना आएगा, 0.18। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन 4th। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 1.26 मीटर रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर इज 0। मतलब ट्रांसलेशनल वेलोसिटी 0 है बेटा, देन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर आफ्टर स्टार्ट प्योर रोलिंग। तो चलो आ जाओ, ये कोई केस था, यहाँ पे ये घूम रहा है बेटा 5 रेडियन पर सेकंड से, और कुछ टाइम बाद में जब प्योर रोलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ कुछ v से घूमेगा और ये वाला कुछ ओमेगा से घूमेगा, ठीक है बेटा। तो हमें पता है इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन यहीं पे लग रहा है और कोई है नहीं एक्सटर्नल टॉर्क। तो मैं क्या लिखूंगा, देखना L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। L इनिशियल कितना आएगा बेटा, देखना I ओमेगा, तो I आ गया मेरा 2/5, सॉलिड स्फीयर है बेटा, तो 2/5 m r स्क्वायर इंटू ओमेगा आ गया 5 इक्वल टू, अब देखना ये ट्रांसलेशन में भी कर रहा है और रोटेशन में कर रहा है, तो लिखोगे 2/5 m r स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m इंटू v इंटू r। लेकिन मुझे ओमेगा नहीं निकालना बेटा, तो ओमेगा की जगह मैं v बाई r कर सकता हूं, एक r से r गया, ठीक है बेटा। फिर r बचा, तो यहां से तुम देखोगे ना, तो ये r और ये r गया, मास 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 गया, ठीक है। तो ये अपने पास जो डाटा आया और 5 से 5 गया, तो 2r इक्वल टू 2/5 v प्लस v, तो बेटा v आ जाएगा, देखना ये 7/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/5 v, तो v हो जाएगा मेरा कितना 2r इंटू 5/7, तो 2 इंटू 5 10 हो गया ही, 10 इंटू 1.26/7। जब इसको हम सोल्व करेंगे बेटा तो ये लगभग आएगा 1.8 मीटर पर सेकंड। कितना आ रहा है, 1.8 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, बी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखना ए ब्लॉक अटैच्ड टू स्ट्रिंग डिस्क्राइब ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर ए ब्लॉक हैज ए वेलोसिटी √3rg एट द हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है √3rg है, देन द रेशियो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन। देखना बेटा एक डिफरेंस तो तुम्हें याद होगा, टी मैक्सिमम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में और टी मिनिमम 6 mg होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। लेकिन इसने डिफरेंस नहीं पूछा है, रेशियो पूछा है। तो देखो बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी है, √3rg, तो मैं इससे बता टेंशन कितना होगा, नीचे ही लगेगा mg और नीचे लगेगा टेंशन, ये पॉइंट ए मान लेता हूं, तो टी ए आ गया बेटा। तो देखो
यहाँ पे लिखोगे टी ए प्लस एम जी इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर की जगह है 3 RG/R, R से R गया तो टी ए आ गया 2mg। कितना आ गया बेटा 2mg। यदि टी ए पे 2mg है जो कि मिनिमम है, ध्यान रखना, तो टी मैक्सिमम कितना आएगा 2mg प्लस 6mg 8mg, ठीक है ना। तो फिर स्पीड कितनी आ जाएगी देखना, मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टी मैक्स बटा टी मिनिमम, तो ये आ गया बेटा 8mg बटा 2mg, 4 आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिस्क इज मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, डिस्क इज रोलिंग विथ स्लाइडिंग ड्यूरिंग द काइंड ऑफ मोशन, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व। देखना बेटा, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था शायद 4th या 5th वाला, तो हमने देखा था यहाँ पे देखना ये जो जा रहा है ओमेगा से घूम रहा है, तो देखना विदाउट स्लाइडिंग चल रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई फ्रिक्शन लग सकता है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम देखेंगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क आ जाएगा, और फ्रिक्शन का टॉर्क आ जाएगा तो मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है बेटा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ध्यान रखना। टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी क्योंकि यदि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो एनर्जी का लॉस तो होना ही होना है, तो फिर ये भी जीरो नहीं होगा, गलत है। ओनली द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी हमने देखा है, देखो पीछे क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला है बेटा। यहाँ पे देखो इसको ओमेगा घटाया है, ट्रांसलेशन घटाया, तो मैं बात करूं तो देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी घट रही थी, ओमेगा मेरा घट रहा है, तो ठीक है ना, तो ये वाला भी गलत है। द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस इज कंजर्व, इस पॉइंट की बात कर रहा है, और इस पॉइंट पे लगता है फ्रिक्शन, और यदि इसी पॉइंट पे यदि मैं एंगुलर मोमेंटम को लेना चाहूं तो यहाँ पे टॉर्क कितना हो जाएगा 0, और यदि टॉर्क 0 है तो dl/dt भी 0 है, तो dl 0 है तो l कंजर्व है बेटा, क्या है कंजर्व है, तो ऑप्शन डी सही है बिल्कुल। और अपने 5th भी इसी को रेफरेंस लेते हुए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 पॉइंट्स masses of mass m each are released from a very large separation, they start to move towards each other, the kinetic energy of the one mass with respect to other when separation between them is r will be। देखो बेटा ये पहले बहुत ही लार्ज सेपरेशन पे थे, लार्ज सेपरेशन पे तो मैं मान सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 0 थी, ठीक है ना बेटा। तो देखना जब ये पास पास जाएंगे तो मैं कंजर्वेशन में मैकेनिकल एनर्जी लगा दूं, तो यहाँ पे क्या होगा k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। k इनिशियल बेटा 0, बहुत दूरी से किया है तुमने, u इनिशियल भी 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/2 mv² प्लस 1/2 mv², दोनों के लिख दिए, और जब वो पास में आएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm/r, तो यहां से तुम देखोगे ना तो ये मेरा कितना आएगा देखना v² इक्वल टू आ जाएगा gm/r आएगा, ठीक है ना बेटा, क्योंकि हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, तो ये आ गया v² इक्वल टू gm/r। लेकिन इसने पूछा क्या देखना, काइनेटिक एनर्जी gm/r, काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर। अब हमें पता है एक पार्टिकल इधर जा रहा है इसकी स्पीड v है, एक पार्टिकल इधर आ रहा है वेलोसिटी e है, तो जो v रिलेटिव होगी वो दोनों ऐड हो जाएगी तो 2v हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी रिलेटिव क्या आएगी 1/2 इंटू m इंटू रिलेटिव पूछिए तो 2v², तो बेटा देखना यहाँ से 1/2 m इंटू 4v², ये 2 से कट गया तो m 2m v की जगह कितना लगा 2v² की जगह gm/r, तो ये जगह बेटा 2gm²/r आएगा, तो कौन सा आ रहा है ये ऑप्शन ए आ रहा है 2gm²/r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इमर्स इन 2 सेंटीमीटर इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर कितना है 2 सेंटीमीटर, बाहर कितना है, तो बाहर कितना हो गया बेटा 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। अब टू, और लेकिन इसमें लिक्विड कितनी हाइट तक चढ़ रहा है, इसमें लिक्विड चढ़ रहा है बेटा 4 सेंटीमीटर तक चढ़ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये, if the same tube is immersed 5 सेंटीमीटर inside the water, यदि मैं सेम ट्यूब को 5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ डुबो देता हूं तो बाहर कितना बचेगा 3 सेंटीमीटर,
अब इसमें लिक्विड कितनी हाइट तक चढ़ सकता है? 4 सेंटीमीटर तक। लेकिन अभी हाइट है ऊपर 3 सेंटीमीटर बेटा, तो ये 3 सेंटीमीटर तक लिक्विड चढ़ेगा क्योंकि इनसफिशिएंट हाइट हो गई है। तो हमें पता है कि इन 3 सेंटीमीटर चढ़ेगा लेकिन लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करेगा, तो ठीक है ना। तो 3 सेंटीमीटर चढ़ेगा, ध्यान रखना इस चीज का, और ओवरफ्लो भी नहीं करेगा, तो 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass 1 kg is placed on a rough horizontal surface as shown in below. If the coefficient of static friction between block and surface is 0.5, तो बेटा 0.5 है तो देखना फ्रिक्शन लगेगा पीछे, कितना लगेगा? F इक्वल टू म्यू एन, तो म्यू हो गया 0.5, नॉर्मल देखना बेटा, ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा 1g, तो 1g नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा 10, तो फ्रिक्शन हो गया बेटा 5 न्यूटन। कितना आ रहा है ये? 5 न्यूटन नॉर्मल आ गया, सॉरी फ्रिक्शन आ गया 5 न्यूटन। नॉर्मल कितना आ रहा है? नॉर्मल आ रहा है मेरा 10 न्यूटन। तो तुमसे पूछा है देन द मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स पूछा है, मैक्सिमम पूछा है। मैक्सिमम का मतलब ये है कि फ्रिक्शन की वैल्यू भी मैक्सिमम लग जाए, और फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 5 न्यूटन तो लगेगी, तो ये लग जाएगा बेटा नेट फोर्स ये वाला। तो जो नेट फोर्स होगा उसको कितना दिखाओगे बताओ? तो एफ नेट आ जाएगा बेटा एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट, तो 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट 125 आएगा, जिसको हम 5 न्यूटन भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। ए डिस्क ऑफ रेडियस 6 मीटर इज रोटेटिंग विद एन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। A coin placed on the disc is rotating with the disc without slipping. If coefficient between the coin and the disc is 0.4, then the maximum distance of the coin from the center of rotate without slipping is. तो देखना बेटा, ये डिस्क है और ये रोटेट कर रही है, ठीक है ना, इस तरह से ओमेगा से रोटेट कर रही है 2 रेडियन पर सेकंड से। चलो तो अब देखो, एक सिक्के को मैं कहां रखूं कि वो बिना स्लिप किए हुए आसानी से घूम सके? तो मुझे बताया यदि मैं कॉइन को यहाँ पे रखूंगा, यहाँ से मान लो डिस्टेंस r पे है, तो इसको कॉइन घुमाने के लिए कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा फ्रिक्शन। कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन। तो जो यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन है F, उसकी वैल्यू ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए किससे? m ओमेगा स्क्वायर r से। अब इस F को मैं फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिख दूं, और वो मैक्सिमम वैल्यू जिसको मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलता हूँ वो जाता है बेटा म्यू एस एन। तो म्यू एस एन ग्रेटर देन इक्वल है एम ओमेगा स्क्वायर आर के, तो म्यू एस की जगह है 0.4, एन की जगह बेटा एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू है एम ओमेगा स्क्वायर आर के, एम से एम गया, तो देखना इसको तुम एक बार के लिए म्यू रख दो चाहे, तो आर लेस देन इक्वल आ जाएगा बेटा म्यू जी बटा ओमेगा स्क्वायर आर। चलो मैं डाटा रखता हूं, तो आर लेस देन इक्वल आएगा, म्यू की वैल्यू है 0.4, जी की 10 बटा ओमेगा स्क्वायर 2 इंटू 2, 10 से ये कट जाएगा, 4 से 4 कट गया बेटा, कितना है ये? आर लेस देन 1, मतलब जो आर की वैल्यू है वो रेडियस 6 मीटर नहीं होनी चाहिए, 1 मीटर या 1 मीटर से कम होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो 1 मीटर से 1 मीटर ही दे रखा है यहाँ पे, इससे कम तो है नहीं, तो यदि 1 मीटर लगते हो तो लिमिटिंग केस में इससे हल्का सा भी चेंज किया तो मेरा स्लिप हो जाएगा, क्योंकि सफिशिएंट मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं बेटा। ए रोड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर हैज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। जानते हो ना ढंग से टेम्परेचर ग्रेडियंट, जब भी नाम आ जाए ग्रेडियंट का तो मतलब वो डिस्टेंस के साथ बदल रहा है, और यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट है मतलब टेम्परेचर बदल रहा है डिस्टेंस के साथ, dt by dx। If the temperature of the hotter end of the road is 28 डिग्री सेल्सियस, then the temperature of the colder end। तो देखना dt by dx का मतलब हो गया TH माइनस TL बटा L इक्वल टू 60 दे रखा है। TH कितना बेटा 28 माइनस T कोल्ड पूछा है बटा लंबाई आ गई 0.5 मीटर इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। देखना ये मीटर में बेटा, ध्यान से देख लेना, सेंटीमीटर में है ये वाला, तो मैंने लिखा तो देखना 28 माइनस TL इक्वल टू 60 इंटू 0.5 करोगे तो ये 30 आ जाएगा, तो TL आएगा बेटा 28 माइनस 30, 28 माइनस तो माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस आएगा, कितना आएगा -2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an adiabatic process if pressure of a gas is proportional to square of the absolute temperature,
मतलब मैं बात करूं तो P प्रोपोर्शनल है T की पावर 2, तो मैं P पर T की पावर -2 इक्वल टू कांस्टेंट है बेटा, ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। चलो देखो रिश्ता किसका है अपना, P T का रिश्ता है। P T का रिश्ता हमें याद होना चाहिए, P 1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इस फॉर्म में कन्वर्ट करो बेटा, तो P इंटू टी की पावर गामा बटा 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। गामा की वैल्यू निकालो, कंपेयर कर लो, ये -2 और गामा अपॉन 1 माइनस गामा, तो क्या लिखोगे देखना, गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू -2। तो यहां से कितना आएगा बेटा, गामा इक्वल टू -2 प्लस 2 गामा, तो ये तुम्हारा गामा जो आ रहा है वो 2 आ गया बेटा। कितना आ गया, गामा का मतलब हो गया Cp बाई Cv इक्वल टू 2 आ गया। लेकिन देखो क्वेश्चन में पूछा गया है उसने मोलर स्पीड कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, मतलब Cv बाई Cp पूछा बेटा, तो Cv ये Cp बाई Cv है, तो Cv बाई Cp कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, गलती ना हो जाए बिल्कुल भी। तो ऑप्शन अपना ए रहेगा, ना कि डी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, two portions A and B of a closed isolated vessel having equal volume have same gas and same pressure and temperature T0 and 3 T0 and they are separated by a partition. When the partition is removed, the gas is mixed. ठीक है बेटा, पार्टीशन को डालिए, दो अलग अलग कंटेनर थे, तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व रहेंगे N1 प्लस N2 इक्वल टू N। तो देखना N PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, तो N इक्वल टू PV बटा RT। तो क्या लिखोगे देखना बेटा, PV बटा RT प्लस PV बटा R 3T0। बाद में प्रेशर तो बेटा सेम ही रहेगा उसका, लेकिन वॉल्यूम देखना V और V दोनों वॉल्यूम मिल जाएगी, तो 2V हो जाएगा वॉल्यूम टोटल बटा R T। तो P बटा R, P बटा R, P बटा R गया। यहां से देखना बेटा V V V गया, तो ये जो तुम्हारा आएगा वो 3T0, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 इक्वल 2 बटा T, ये 2 आ जाएगा, तो T आ जाएगा बेटा 3T0 बाई 2। कितना आएगा, 3T0 बाई 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block is performing simple harmonic motion when the displacement from the stable equilibrium position are 5 cm 4 cm, the corresponding velocity of the block 8 cm and 10 cm, the time period of the block। तो देख सुनना बेटा, इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला था v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहां से देखना वेलोसिटी कितनी देर की है, 8। कब है, मैं 8 का स्क्वायर कर लू बेटा, 8 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, जब ये 5 सेंटीमीटर पे है तो 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा 64 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। मैं ओमेगा स्क्वायर को डिवाइड में ले देता हूं, तो यहां से हटा दूं a स्क्वायर माइनस 25, बेटा a स्क्वायर कितना आ गया, 64 बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, दूसरे केस में देखना 4 सेंटीमीटर पे कब कितनी स्पीड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 10 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो देखना बेटा 10 का स्क्वायर 100 बटा ओमेगा स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन मैं एक को उठा देता हूं क्योंकि मुझे ओमेगा चाहिए। तो यहां से कितना आएगा बेटा, ये देखना 64 बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 100 बटा ओमेगा स्क्वायर प्लस 16। तो ये जब इधर लेके जाओगे तो देखना 25 माइनस 16 इक्वल टू 100 बटा ओमेगा स्क्वायर माइनस 64 बाई ओमेगा स्क्वायर। 100 माइनस 64 36 होता है बेटा, तो 9 इक्वल टू 36 बाई ओमेगा स्क्वायर, 9 चौक 36, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया 4, तो ओमेगा आ गया बेटा 2 रेडियन पर सेकेंड, मतलब 2 पाई बाई टी, 2 से 2 कट गया, तो टी आ गया पाई सेकेंड। कितना आ गया बेटा, पाई सेकेंड। पाई का मतलब 3.14। ठीक है ना, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट बना आई कैप एंड अनदर आइडेंटिकल प्लेट ऑफ चार्ज प्लेस एट बी, बी के आगे कोऑर्डिनेट
जे कैप, क्योंकि ये 1 ही है देखना। देन फोर्स, तो इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा, ये आई कैप है ये जे कैप है, तो मुझे पता है जो आर आएगा वो आएगा आई कैप प्लस जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा √2। तो मैं क्या लिखता हूं, केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है, ऑप्शन में देख लूं तो मैं लिखूंगा F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की जगह 9 × 10 की घात 9 इंटू 1 × 10 की घात -6 इंटू 1 × 10 की घात -6 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर। तो बेटा ये 9/2 इंटू 10 की घात -12 और 10 की घात +9, 10 की घात -3 न्यूटन आ जाएगा। तो 9/2 कितना होता है 4.5। तो ऑप्शन आ रहा है बेटा ऑप्शन बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इंसुलेटिंग शीट ऑफ एरिया ए each are चार्ज बाई चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। ओके, ये प्लस सिग्मा है ये माइनस सिग्मा है। If they are parallel plate capsule then electrostatic force on positive sheet, पॉजिटिव शीट पे कितना फोर्स लगेगा, तो बेटा F = चार्ज ऑफ एक प्लेट का, मतलब इसका चार्ज हो गया तो चार्ज हो जाएगा Q इंटू इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E। तो देखना बेटा Q कैसे लिखोगे बताओ, तो मैं Q को लिखता हूं सिग्मा इंटू ए और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा इसके कारण यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यह आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है बी वाला, फॉर्मूला भी याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए प्लेट सेपरेशन डी एंड कैपेसिटेंस सी। देखो बेटा कैपेसिटेंस सी है, कैपेसिटेंस सी का मतलब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है बेटा। तो यहां से देखना इसमें करंट जाएगा, इसमें ये फिर इसमें आया ये बट गया, तो ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो रहा है, तो इसको मैं इस तरह से दिखा सकता हूं, ठीक है बेटा। ये C1 है ये वाला। अब देखो C1 को कैसे लिखोगे, के की जगह 2k एप्सिलॉन नॉट एरिया a/2 है बेटा डिवाइड बाई डी, तो 2 से 2 गया तो C1 आ गया k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, जिसको मैं एक तरह से लिखना चाहूं तो KC लिख सकता हूं। क्या लिखता हूं KC। तो C2 कितना आएगा देखना, C2 बेटा 3k इंटू एप्सिलॉन नॉट a/2 डिवाइड बाई डी, मतलब C2 आ गया तुम्हारा 3/2 k एप्सिलॉन नॉट a/d, मतलब 3/2 KC आ गया। दोनों पैरेलल में तो C इक्विवेलेंट क्या होता है C1 प्लस C2, मतलब KC प्लस 3/2 KC, कितना आएगा ये 5/2 KC। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है बेटा, ऑप्शन बी आ रहा है 5/2 KC। चलो नेक्स्ट करते हैं, 2 identical batteries each of EMF 4 voltage and internal resistance 2 ohm are connected in series with a external resistor. The maximum power, ध्यान रखना बेटा, मैक्सिमम पावर तभी होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछा है कोई बात नहीं, तो हमें पता है ये जैसे मान लो रेजिस्टेंस था, एक बैटरी ये लगाई इंटरनल रेजिस्टेंस ये, एक बैटरी ये लगाई इंटरनल रेजिस्टेंस ये, तो इसके अक्रॉस जो पावर आएगी P, वो P आ जाएगी बेटा I स्क्वायर कैपिटल R, ठीक है ना। अब I को क्या लिखूंगा मैं, देखना ये 4 वोल्टेज का ये भी 4 वोल्टेज का, दोनों सप्लाई तो कितनी आ रही है 8 वोल्टेज, तो 8/R प्लस 2R का होल स्क्वायर इंटू R, और जो R इक्विवेलेंट छोटा वाला आएगा वो आएगा बेटा 2 ओम 2 ओम 2 इंटू 2 सॉरी 2 प्लस 2 4 ओम आ जाएगा, तो बड़ा R भी कितना आएगा 4 ओम। चलो डाटा रख दो, तो 8 इंटू 8 बटा 4 प्लस 2R बेटा 4 आ रहा है इंटू 4, मतलब ये आ गया 8 इंटू 8 से ना, ये स्क्वायर भी बेटा लेकिन बटा 8 4 प्लस 4 8 का स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा इंटू 4, तो आंसर आएगा 4 वोल्ट, तो ये स्क्वायर बेटा पूरे के साथ है, ध्यान रखना ये चीज, तो ये आंसर आएगा ए 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a point source is emitting an electromagnetic wave with a certain frequency uniformly in all directions. If the wave is moving in the from the same source in same medium, बेटा अंडरलाइन कर लो सेम मीडियम है, यदि मेरा मीडियम सेम है, देखो वैसे फ्रीक्वेंसी वो प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स है, सोर्स बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, तो फ्रीक्वेंसी तो बदलने वाली नहीं है, लेकिन यदि मेरा मीडियम भी सेम है
तो मेरी स्पीड भी वही रहेगी, वेवलेंथ भी वही रहेगी। देन इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, सही ना, तो द स्पीड ऑफ द वेव इज डिक्रीजिंग, नहीं सेम होगी ये वाली, क्या होगी, सेम, तो डिक्रीजिंग नहीं होगी बेटा, सेम होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला भी देखते हैं, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज डिक्रीजिंग, नहीं बेटा ये भी गलत है, डिक्रीजिंग नहीं होगा, सेम होगा क्योंकि मीडियम सेम है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कांस्टेंट, ये वाला स्टेटमेंट सही है, पर मैं वापस से कर रहा हूं कि इसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट ए और बी दोनों ही है, तो ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सो डाइपोल इन ए ओरिजिन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके, इधर है तुम्हारा डाइलेक्ट्रॉन पी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 0a0, 0a0 का मतलब ये आ गया बेटा, यहाँ पे है, और यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, तो और इक्वेटोरियल पॉइंट पे ई इक्वेटोरियल मुझे पता है माइनस के पी बटा आर क्यूब होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, ये का मतलब यहां से ए दूरी पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो बेटा एक्सेज होता है, और एक्सेज का मतलब 2kp बटा आर क्यूब। अब देखना जो तुम्हें ई दिया है ना वो इक्वेटोरियल पे दिया, इसको ई दिया है, मतलब केपी क्यूब को मैं क्या लिखता हूं, ई, तो ई एक्सेज हो जाएगा बेटा -2e हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सही ना, डायरेक्शन दिखाएगा ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑप्शन आएगा डी वाला। A train is moving with a speed of 20 meter per second from north to south on the rails which are separated by 2 meter. If the vertical component of the earth magnetic field at place ये है EMF induced, देखना बेटा EMF क्या होता है, E = BVL, डाटा रखो, B आ गया 4 × 10⁻⁵, वेलोसिटी आ रही है बेटा 20 × लंबाई है 2, सोल्व करो इसको, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 2 दूनी 4 4 दूनी 16, 160 × 10⁻⁵, मतलब 1.6 × 10⁻³ मतलब 1.6 मिली वोल्ट आ गया बेटा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in young modular slit experiment the intensity at a given point on screen is I1 where the corresponding path difference in 1/4 of the wavelength of light. If I2 is the maximum intensity, I2 क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, देन सेलेक्ट करेक्ट रिलेशन, तो देखना बेटा I1 हो जाएगा I2 cos स्क्वायर del phi by 2। अब यहां से देखना इन यंग डबल स्लिट इंटेंसिटी ऑफ अ गिवन पॉइंट इज I1 where the corresponding path difference 1/4 of the wavelength, मतलब जो डेल्टा x दिया है वो λ/4 दिया है, ठीक है ना। तो यहां से देखना बेटा डेल फाई = 2π/λ इंटू डेल एक्स, और डेल एक्स कितना है λ/4, लैम्डा से लैम्डा गया, 2 से 2 गया, तो फेज डिफरेंस आ गया बेटा π/2, तो देखना I1 आ जाएगा I2 cos स्क्वायर π/2 डिवाइड बाई 2, मतलब I1 = I2 cos स्क्वायर π/4, cos स्क्वायर π/4 होता है बेटा I2 1/√2 का स्क्वायर, मतलब I2 × 1/2, तो I2 कितना हो जाएगा 2I1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सही ना। तो देखना I1 = कितना आ गया बेटा I2/2, या I2 कितना आ रहा है 2I1 आ रहा है, तो ऑप्शन आ गया अपना सी वाला, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इन ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी एंड सेकेंडरी coils of a transformer have 20 and 200 turns. If the primary coil is connected to a battery of steady voltage of 4 volt, the voltage across the secondary, ये ध्यान से देखना बेटा, स्टडी वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट, स्टडी ऑफ वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट का मतलब ये हो गया कि ये तुम्हारा डीसी है वो 4 वोल्ट है, और हमें पता है बेटा ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ट्रांसफॉर्मर जिसको मैं एक्समर भी बोलते हैं, ये मेरा डीसी पे वर्क नहीं करता है, ठीक है ना बेटा, और यदि डीसी पे वर्क नहीं करता तो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एटम्स, नहीं बेटा हाइड्रोजन एटम, हाँ सही बात है, लेकिन ये ओनली लिख दिया, ठीक है ना। ऑल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेस, हाँ ऑल सिंगल, मतलब जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो हाइड्रोजन लाइक एटम पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब
हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो ऑप्शन आ जाएगा अपना थर्ड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट विद सेम एक्सेलरेटेड वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल क्या है, सेम है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ जो लैम्डा होता है वो होता है h अपॉन p, और p को मैं लिखता हूं h अपॉन p, याद है ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m, इसको मैं लिखता हूं qv। तो बेटा p कितना जाएगा, अंडर रूट 2m qv, तो यहां से आ गया अंडर रूट 2m qv। देखना बेटा पोटेंशियल मेरा सेम है, ठीक है, h प्लांक कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, तो लैम्डा p बटा लैम्डा अल्फा ये हो जाएगा बेटा, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं लिखूंगा m अल्फा इंटू q अल्फा बटा m प्रोटोन इंटू q प्रोटोन। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, प्रोटोन के 4 टाइम्स होता है, तो 4m, चार्ज होता है बेटा 2e डिवाइड बाई, प्रोटोन पे मास m और चार्ज होता है e, तो ये आएगा तुम्हारा अंडर रूट 4 इंटू 2 8, जिसको मैं लिखता हूं 2 रूट 2। ठीक है बेटा, तो कौन सा आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देन, देख बेटा रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेरा रो घट रहा है, ये किसके लिए होता है बेटा, रो घट रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी घट रहा है, और बेटा रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो बढ़ता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस घटता है, तो ऑप्शन आएगा इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तो इसका मतलब बोथ ए और बी, तो आंसर करेक्ट आंसर है डी। ठीक है बेटा, डी आएगा। और ध्यान रखना कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बढ़ता है बेटा, ठीक है ना, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो कंडक्टर होता है इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, और यहाँ पे घटना बोल रहा है। अब आते हैं बेटा, द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज कनेक्टेड टू बोथ द इनपुट्स ऑफ नोर गेट, द कॉम्बिनेशन विल एक्ट। देखना बेटा एंड गेट, ये लो एंड गेट बनाया, इसका ये वाली कहानी, और इसका जो इनपुट होगा वो नोर गेट के साथ जा रहा है, तो देखना बेटा एंड गेट का मतलब हो गया ए डॉट बी, जब ये इसमें से गुजरेगा तो ये हो जाएगा बाहर, तो ये तो किसकी तरह काम कर रहा है, ये तो बेटा एक तरह से कॉम्बिनेशन हो गया नैंड गेट का, किसका, नैंड गेट का, क्योंकि वहीं पे ए डॉट बी ये एंड गेट होता है और ये बाहर लगाते ही नैंड गेट हो जाता है, तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डबली आयनाइज्ड लिथियम, लिथियम का मतलब बेटा एटॉमिक नंबर आ गया 3, तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे जेड कितना आ जाएगा बेटा 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 13.6 इंटू 9, तो लगभग ये कितना आएगा बेटा 130 से कम रहेगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करते तो 136 आता है, तो लगभग अप्रोक्सीमेटल आंसर सी वाला है, वो 9 से गुणा करते तो 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सनलाइट इज पासिंग नॉर्मली थ्रू ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 8 mm विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, टाइम टेकन बाय लाइट टू पास द स्लैब, टाइम पूछा है कितने टाइम में पास कर जाएगी, तो बेटा टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही बेटा। अब देखना डिस्टेंस तो मेरी 8 mm, 8 इंटू 10 की घात -3, स्पीड की बात करूं तो बेटा वो स्लैब से जा रही है, तो v जो होता है वो होता है बेटा c बाई म्यू, तो c हो जाएगा 3 इंटू 10 की घात 8 म्यू, बेटा म्यू को मैं ऊपर चला जाएगा वो, तो ये म्यू आ गया 1.5, ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो 1.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2, 3 से 3 गया, 2 से 4 गया, तो बेटा टी आ गया तुम्हारा 4 इंटू 10 की घात -11 सेकेंड, तो आंसर कौन सा आ रहा है, आंसर आ रहा है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रैक्शनल एरर इन g इज कैलकुलेटेड फ्रॉम t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, if fractional error in L and T are P and Q
देन देखना जी में पूछिए बेटा, तो इसको देखो सोल्व करो तो तुम लिखोगे टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। तो बेटा जी कितना हो गया, जी हो गया 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। एरर की बात करूं तो एरर क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। अच्छा इसने तो फ्रैक्शनली पूछा है तो 100 को रहने दो बेटा। तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। एक चीज का ध्यान रखना, एरर हमेशा ऐड होती है तो यहाँ पे ये प्लस ही आएगा बेटा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। और ये 4 पाई स्क्वायर तो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखो डेल्टा एल बाई एल का क्या दिया है उसने, पी दिया है, तो ये तो हो गया पी प्लस 2। टेम्परेट वाले का क्या दिया है, क्यू दिया है, तो कितना आ गया, पी प्लस 2Q। कौन सा आंसर है, P प्लस 2Q, ऑप्शन सी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर्स एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब मैं कहूं एन वर्नियर स्केल डिवीजन VSD बराबर है n-1 MSD, ठीक है बेटा। द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, लीस्ट काउंट क्या होगा, तो देखो बेटा 1 VSD क्या हो जाएगा, n-1 बटा n MSD, ठीक है। अब देखो यदि मैं लिस्ट काउंट की बात करूं वर्नियर कैलिपर्स की, तो ध्यान रखना लिस्ट काउंट अच्छे से क्वेश्चन आता भी है लिस्ट काउंट का बेटा। तो लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह लिख दोगे n-1 बटा n इंटू MSD। MSD को कॉमन ले लो बेटा, 1 माइनस n-1 बटा n MSD। तो n माइनस n प्लस 1 आ जाएगा बेटा, n इंटू MSD। n से n कट गया बेटा, कितना आया, 1 बटा n MSD। अब देखो सुनो, MSD कितना है दिया है, एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 mm। इसका मतलब 1 MSD बराबर है 1 बटा 10 mm, मतलब 0.1 mm, सही ना। तो यहाँ पे देखना एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 mm, सॉरी, तो यहाँ पे ये तुम्हारा 1 mm ही आ जाएगा डायरेक्टली 1 mm, लेकिन मुझे सेंटीमीटर में पूछा बेटा, तो 1 MSD बराबर होगा 0.1 सेंटीमीटर। ये गलत ले लिया, ये सेंटीमीटर में चलेगा, ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा n इंटू 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1 बटा 10 n सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आएगा सी वाला। ध्यान रखना 1 MSD इक्वल टू 1 mm है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a vector A of magnitude A is rotated by an angle of theta from initial direction, then the magnitude of change in vector, if a vector A magnitude, देखना बेटा ये A वेक्टर था, इसको तुमने ऐसे रोटेट कर दिया, यदि मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो मेरा वेक्टर की डायरेक्शन बदलेगी, तो वेक्टर तो बदल जाएगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो जो चेंज इन वेक्टर होगा डेल्टा A वो हो जाएगा A फाइनल माइनस A इनिशियल, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ध्यान रखना बेटा, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनको ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2, थीटा है उनके बीच का एंगल, ठीक है। लेकिन यदि सब्ट्रैक्शन हो, यहाँ पे तो देखो a फाइनल माइनस a इनिशियल, तो ये तो सब्ट्रैक्शन आ रहा है, और जब ये सब्ट्रैक्शन होता है तो बेटा दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जब मैग्नीट्यूड सेम हो तो होता है 2a sin थीटा बाई 2, तो आंसर आएगा 2a sin थीटा बाई 2। और यदि एडिशन होता तो 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये चीज। द बर्नौली इक्वेशन इज गिवन बाई P plus half rho V square plus rho G H equal to C, where symbol have their usual meaning. The dimensional formula of C is same. बेटा C की डायमेंशन वही होगी जो P की होगी, जो हाफ रो V स्क्वायर की होगी, जो रो G H की होगी वही C की होगी। P क्या होता है बेटा, P प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर डेंसिटी है। क्या है, प्रेशर डेंसिटी, मतलब प्रेशर बटा वॉल्यूम है बेटा।
जैसे काइनेटिक एनर्जी ये बेटा काइनेटिक एनर्जी बटा वॉल्यूम है, और ये वाले तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बटा वॉल्यूम है। तो इसकी डायमेंशन कितनी आएगी देखना, देखिए प्रेशर की, प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, तो मतलब m l t-2 बटा L2। लेकिन वॉल्यूम में करना चाहूं तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम L3, तो ये कितना आएगा बेटा m l-4 t-2। ठीक है क्या? तो ये प्रेशर एनर्जी हो गई है, प्रेशर एनर्जी है, ये भी ध्यान रखना। जैसे मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा देखना m l2 t-2 बटा L3, मतलब इसकी डायमेंशन आएगी ना वो m l-1 t-2 आएगी बेटा, और इसकी भी l-1 है, ध्यान रखना ये चीज m l-1 है क्योंकि यहाँ पे L2 भी रहेगा, तो ये हटा दो, सही ना। तो अब देखो, तो इसकी भी m l-1 t-2 है, तो C की डायमेंशन कितनी बेटा m l-1 t-2। अब इन चारों में से देखो किसकी डायमेंशन ये है, थ्रस्ट, बेटा थ्रस्ट तो फोर्स होता है, और फोर्स की तो m l t-2 होती है। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट बेटा प्रेशर बटा x होता है, और प्रेशर की जो डायमेंशन होती है ना वो होती है m l-1 t-2 बटा l, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी बेटा m l-2 t-2, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। एनर्जी, एनर्जी तो हम अच्छे से जानते हैं m l2 t-2, तो बेटा ये भी नहीं आ रहा क्योंकि डायमेंशन मेरी आनी चाहिए p m l-1 t-2। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है बेटा एक तरह से फोर्स बटा एरिया, टेंजेंशियल फोर्स बटा एरिया, तो यहाँ पे आएगा m l t-2 बटा L2, तो बेटा ये देखना m l-1 t-2 आ रहा है, ठीक है बेटा, ये वाली आ रही है, तो अपना आंसर है डी वाला, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बेटा। An object start from rest from a point A and come to rest at point B on the same straight line. It moves the first part of the total distance with uniform acceleration and remaining part with retardation. ध्यान रखना बेटा, क्लास में बताया हुआ है, एक पार्टिकल यदि रेस्ट से स्टार्ट होता है, पहले वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड होता है और फिर रिटार्ड करता है और वापस से रेस्ट पे आ जाता है, तो वीटी ग्राफ बना लिया करो हमेशा, ठीक है बेटा। ये वी और ये टी, पहले देखो एक्सेलरेटेड कर रहा है तो ये ऐसे आ गया अल्फा, याद है ना, फिर ये बीटा से रिटार्ड करेगा और किसी टाइम टी पे बैलेंस हो जाएगा, ये कैपिटल टी मान लो, और ये आ गया बेटा आपका वी मैक्सिमम। तो देखना इसका जो एरिया आएगा, एरिया क्या देता है वीटी ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट देता है, और ये कितना आएगा बेटा हाफ इंटू मैक्सिमम हाइट वी मैक्स इंटू बेस टाइम, ठीक है। अब अपन से क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड टू एवरेज स्पीड, बेटा पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या देगा, डिस्टेंस तो ये एरिया जो आ रहा है वही है बेटा, तो देखना यहां से क्या लिखोगे तुम, यह देखो बेटा 1/2 इंटू वी एम इंटू टी बटा टी, टी से टी कट गया बेटा, तो देखो जो वी एवरेज है बटा वी एम बटा 1/2 आ जाएगा, एम का मतलब है मैक्स, लेकिन मुझे मैक्सिमम स्पीड बटा एवरेज पूछा है, मतलब वी मैक्स बटा वी एवरेज पूछा है, तो ये रेशियो 1/2 है वो उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा बेटा, तो ये आंसर क्या आ रहा है 2/1, आंसर कौन सा बी वाला बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, A stone is dropped from the window of a bus moving on horizontal road with velocity 15 km/h, 15 into 5/18 कितना आएगा ये बेटा 15 मीटर पर सेकेंड, सही ना। द हाइट ऑफ विंडो फ्रॉम ग्राउंड इज 5 मीटर,
यदि विंडो की हाइट 5 मीटर है तो 5 मीटर गिनने में कितना टाइम लगता है, 1/2 इंटू जी 10 इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा तुम्हारा 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो टी आ गया 1 सेकेंड। तो मैं मान लूंगी एक विंडो ऐसे कार चल रही थी, वहां से मैंने किसी बॉल को छोड़ा है, सही ना, एक स्टोन को, पत्थर को छोड़ा, तो पत्थर की इनिशियल स्पीड वही होगी जो तुम्हारी बस की थी, तो स्टोन की इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड बेटा इधर होगी, ठीक है ना। ये 5 मीटर से था तो इसको यहां से यहां गिरने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। तो इसने पूछा है द डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक विच कवर बिफोर द स्ट्रिंग, ये कितना डिस्टेंस चल जाएगा। तो ये डिस्टेंस चलेगा बेटा एक तरह से रेंज होगी, और ये रेंज हो जाएगी मेरी ux इंटू टी, मतलब 15 इंटू 1 कितना है बेटा, 15 मीटर आ गया है। कितना आ गया है, 15 मीटर। तो आंसर आ रहा है बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम लेवल ग्राउंड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ विद इनिशियल वेलोसिटी, ये है बेटा ux प्लस uy एस होने फिगर, द h अपॉन टी। तो देखो h अपॉन टी, h को लिख दो बेटा uy स्क्वायर बाई 2g बटा t, 2uy बाई g, uy बाई जी से एक uy बाई जी घट जाएगा, तो ये आएगा uy बाई 4। तो h अपॉन टी प्रोपोर्शनल है uy के, बेटा किसके, uy के। ऑप्शन आ गया सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 60 kg monkey climb on a rope which withstand maximum tension of 900 Newton. The case in which rope will break if monkey, देखो सुनो बेटा, 900 न्यूटन मैक्सिमम टेंशन ले सकती है, तो T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो T टेंशन मैक्सिमम आ गई 900 माइनस 60 इंटू जी 10 इक्वल टू 60 इंटू ए। तो बेटा ए आ जाएगा 900 माइनस 600 300 बटा 60, ये आ गया बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब एक मंकी है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर चढ़ सकता है बेटा, इससे ज्यादा नहीं, वरना टेंशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो क्लिम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बेटा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गलत हो जाएगा, 5 से ज्यादा वो चढ़ ही नहीं सकता, 4 से भी चढ़ सकता है, 3 से भी, लेकिन मैक्सिमम कितना 5। क्लिम्स डाउन विद एक्सेलरेशन 6, बेटा डाउन तो वो आराम से चले जाए तो टेंशन और भी कम पड़ेगी, तो डाउन में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाला सही है, सही ना। तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्लिम्स सही ना बेटा, क्लिम्स डाउन विद एक्सेलरेशन 6 सही है, क्लिम्स अप विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड बेटा यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा तो a 0 है तो t इक्वल टू mg, तो टेंशन तो 600 आएगी, मैक्सिमम 900 है, तो ये भी सही है, सही ना। तो फॉल डाउन द रोप नियरली फ्रीली अंडर ग्रेविटी, यदि वो फ्रीली गिरता है तो जी से गिरेगा, तो टेंशन 0 हो गई, मैक्सिमम 900 है। तो दिस केस इज रोप विल ब्रेक इफ द मंकी, तो इस केस में बेटा ब्रेक हो जाएगी, तो ऑप्शन ए आएगा अपना, इस केस में अपना रस्सी टूट जाएगी बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, ए हॉट वायर एमीटर रीड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, बिल्कुल सही बेटा, हॉट वायर एमीटर होता है वो मेरा आरएमएस वैल्यू निकालता है बेटा, सही ना, बिल्कुल ठीक। ए हॉट वायर एमीटर कैन रीड एसी बट कैन नॉट रीड डीसी, नहीं बेटा, जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है वो एसी एंड डीसी बोथ रीड करता है बेटा, ध्यान रखना, ये दोनों को रीड करता है, एसी को भी करता है और डीसी को भी करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ओनली ए ऑप्शन सही होगा। द ट्रू टेबल फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर इज, देखो बेटा यहाँ पे A है ये B है, तो ये कितना हो गया A इंटू बी, यहाँ पे देखो A बार आ गया ये B आ गया, तो ये A बार इंटू बी, तो जो Y आएगा ना वो आएगा AB प्लस A बार B, उसको तुम ऐसे लिख सकते हो A प्लस A बार B, सॉरी इंटू बी, तो जो y आएगा वो बेटा b के बराबर आ जाएगा, किसके, अब देखना y और b की टेबल देख लो कहां सेम है बिल्कुल। b0 y1 गलत हो गया, b0 y1 ये भी गलत हो गया, b0 y0 ये सही है, लेकिन ये 1 ये 0 ये गलत हो गया,
यहाँ पे देखना बेटा 0 0 सही है, 1 1 सही है, 0 0 सही है, 1 1 सही है, तो ऑप्शन आ गया डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेटवर्क shown in the figure is part of a complete circuit. If at a certain instant the current is 6 ampere and it is decreasing at a rate of 100 ampere per second, मतलब माइनस ये डी आई अपॉन डी टी कितना है बेटा 100 एम्पियर पर सेकंड है। तो देखो वी ए माइनस वी बी पूछा है, तो यहाँ पे हम बेटा लाइन लगा लेते, यहाँ पे वी ए और यहाँ पे वी बी, चलो साथ साथ चलते हैं। करंट कितना आ रहा है 6 एम्पियर आ रहा है, तो देखो बेटा वी ए माइनस 6 इंटू 1, फिर ये बेटा हाई पोटेंशियल से निकल रहा है देखो प्लस से, तो प्लस 5, फिर माइनस प्लस। ठीक है बेटा, तो यह जाएगा ये प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 5 मिली हेनरी है, तो 10 की घात 3 और 100 माइनस वी बी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहां से देखना वी ए माइनस 6 प्लस 5 और ये बेटा माइनस 0.5 आएगा, माइनस वी बी इक्वल टू 0, माइनस 6 प्लस 5 माइनस का 1 हो गया, और ये इधर बेटा वी ए माइनस आ गया, सही है बिल्कुल। तो ये जो तुम्हारा आएगा वो कितना आएगा देखना, ये प्लस आ जाएगा, इधर ये माइनस होगा ना, ये देखो डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग रेट, तो ये प्लस हो गया, तो मेरा वी ए माइनस 1 प्लस 0.5 माइनस वी बी इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वी ए माइनस वी बी माइनस 0.5 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया 0.5 आ गया, कितना आ रहा है बेटा 0.5, ऑप्शन सी आ रहा है। इक्विवेलेंट इंडिकेट द फॉलोइंग सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी, देखना बेटा ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये घूम के आएगा, तो ये भी, तो ये देखो ये ए और बी कनेक्ट है, फिर बी और ए कनेक्ट है, फिर ए और बी कनेक्ट है, मतलब तीनों की तीनों पैरेलल में कनेक्ट है बेटा, और पैरेलल में कनेक्ट होते हैं ना, तो 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम लो बेटा 6, तो 3 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया ये 8/6, तो L इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 6/8, 6/8 का मतलब 3/4 हेनरी। ठीक है बेटा, तो ये 3/4 हेनरी, ऑप्शन बी आएगा। A disk is placed on the surface of a pond with a liquid of refractive index 5/3. A source of light is placed 4 meter below the surface. What is the minimum area of the disk? Minimum area of the disk है, तो मैं पहले रेडियस निकाल लूं, और रेडियस का बेटा फॉर्मूला सभी को याद होगा, R इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो यहाँ से h देखना बेटा कितना आ रहा है 4/5/3 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से रखोगे तो देखना बेटा 4/25 माइनस 9/9, मतलब तुम लिखो 4 इंटू ये 9 ऊपर आएगा तो बेटा 3 में हो जाएगा, और ये 25 माइनस 9 16, 16 का रूट 4, 4 से 4 कट गया, तो रेडियस आ गया बेटा 3 मीटर, तो जो एरिया आएगा वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 3.14 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9 9 30 27, मतलब 27 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो ऑप्शन हम देखें तो 28.26 बैठेगा, ऑप्शन ए, इसको मल्टीप्लाई करते तो बेटा, ठीक है ना। द ग्राफ शोन बेलो shows variation of d Broglie wavelength lambda versus 1/λv, देखो ये अपन पहले भी आया था अभी, 4 3 चार्जेस पार्टिकल इक्वल चार्जेस द डिफरेंट मासेज, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी को अपन ने अभी लिखा था बेटा थोड़ी देर पहले ही अंडर रूट 2m/v। तो देखो इसका जो स्लोप आता है, स्लोप क्या आएगा, स्लोप हो जाएगा बेटा लैम्डा बटा 1/√v, मतलब लैम्डा बटा 1/√v। जब ये लिखोगे तो बेटा इसको मैं आगे लिख सकता हूं, देखना लैम्डा बटा, इसको यहाँ पे ले आओ नीचे 1/√v, तो ये इधर आ जाएगा तुम्हारा h बटा अंडर रूट 2m क्यू। ठीक है बेटा,
चार्जेज है तो चार्ज सेम है, तो एज प्लांक कांस्टेंट वैसे कांस्टेंट होता है। तो जो बेटा स्लोप आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एम के, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मास कम होगा। मुझे पता है कि स्लोप सबसे ज्यादा है बेटा बी का, फिर स्लोप सी का, और फिर स्लोप ए का है, तो मास जस्ट उल्टा कर दो, तो एम ए फिर एम सी और फिर एम बी, ये वाला रहेगा बेटा। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है देखना, देखें तो ऑप्शन बैठ रहा है सी वाला बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर सेपरेट टू मीडियम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 एंड 1.5। 1.5 का मतलब हो गया 3/2। An object is kept in the first medium at a distance of 20 centimeter from the convex surface, ठीक है ना बेटा। What is the image? तो देखना बेटा फॉर्मूला क्या होता है, μ2 by v minus μ1 by u इक्वल टू μ2 minus μ1 by r। डाटा रख दो बेटा पूरे, तो μ2 3/2/v माइनस μ1 4/3 4/3/20 सेंटीमीटर, तो माइनस 20 इक्वल टू 3/2 माइनस 4/3 बटा रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा बेटा 40 सेंटीमीटर है, कितना है 40। जब इसको हम सोल्व करेंगे बेटा तो v मेरा -24 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा -24 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आ रहा है बेटा ऑप्शन ए, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है कि तुम्हारा MT 17 अच्छा हुआ है, लगे रहो बेटा पूरा फोकस के साथ, ठीक है ना। और हम MT 18 की पूरा प्रॉपर तैयारी करो, ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।